हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो कि हम यहाँ पर टाइप 1 से लेकर और टाइप 4 तक जो कि यहाँ पर देख चुके हैं, और आज के इस वीडियो में जो कि हम टाइप 5 और टाइप 6 को देखेंगे। याद रखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप लोगों को यहाँ पर पता नहीं होता है, और अक्सर एग्जाम में आप ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो आज से ये प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, और आपको वीडियो देखने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा, आँख पे थोड़ा ज़्यादा जोर पड़ रहा होगा, तो इसलिए हम आज जो कि नाइट मोड को ऑन किए हैं और इस पीडीएफ को इस ढंग से बनाया है कि आपको यहाँ पर देखने में कोई भी दिक्कत ना हो। आई होप कि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और आपको देखने में भी थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए, पहला प्रश्न जो कि टाइप 5 का मैं यहाँ पर लाइव लेके आया हूँ, और यहाँ पर टाइप 5 के पहला प्रश्न है। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए दोस्तों, यहाँ पर आओ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा अगर आपको पता हो, तो अगर नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सारे प्रश्नों का उत्तर हम अच्छे से बताएंगे और थोड़ा डिटेल में बताएंगे, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी के एग्जाम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ यहाँ पर बिहार पुलिस फायर या फिर यहाँ पर दरोगा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री के इसी टाइप के प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सारे प्रश्न आपको याद करवा दूंगा। तो पहला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है, यानी कि क्या यहाँ पर गलत है। पहला यहाँ पर सही नहीं है, इसका मतलब वो कौन सा कि गलत है। तो पहला यहाँ पर दिया गया कि वे महाराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों, तो ये यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। अगला है कि वे बौद्ध कला से सुसज्जित हैं, याद रखा, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और उसके बाद है कि वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, ये यहाँ बिल्कुल जो कि गलत ऑप्शन है, तो गलत नहीं, इसमें से पूछ रहा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका निर्माण कब हुआ था, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अजंता की गुफा जो है उसका निर्माण कब हुआ था। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों कि ये महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण याद रखिएगा कि 480 से लेके और 650 ईस्वी तक जो कि इसका निर्माण कार्य हुआ था, याद रखिएगा, यानी कि इसके मध्य में इसका जो कि निर्माण हुआ था, ये भी याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला देखिएगा, और अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी। अगर आपसे ये पूछे कि अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा कि अजंता की गुफाओं की खोज जो कि जेम्स अलेक्जेंडर ने किया था। याद रखिए, जेम्स अलेक्जेंडर ने कब किया था, तो 1624 ईस्वी में इसके द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिए, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आई होप कि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो से हम फिर यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था। तो याद रखिएगा, चचनामा किस भाषा में लिखा गया था, तो ये लिखा गया था अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर 3 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण हुआ था तो किसके शासनकाल में हुआ था, काफ़ी इंपोर्टेंट है, तो वो हुआ था पल्लवों के शासनकाल में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कम से कम अपने 5 दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, इससे मेरा भी हौसला थोड़ा बढ़ता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए कि एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासन ने करवाया था। तो याद रखिएगा, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा कि महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी। तो महाबलीपुरम की स्थापना याद रखिएगा कि वो पल्लव राजा के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था। तो पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था, तो वो कांची नाम था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो कि करेक्ट है। इस वीडियो में जो कि हम टाइप 5 और टाइप 6 दोनों क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है वीडियो, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको देखने में काफ़ी आसान हो रहा है और अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिएगा कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा, वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 2 जो करेक्ट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने तंजावर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा, किसने करवाया था, तो वो राजा प्रचोल के द्वारा करवाया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर आज ज़्यादा है कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका यानी कि सिंघल को पहले जीता था। तो याद रखिएगा, कौन था, तो वो यहाँ पर
राजराज प्रथम था, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था। तो याद रखिए वो चोल राजा कौन था जो गंगा को उत्तर से लेकर दक्षिण तक ले गया था, तो कौन था, तो वो राजेंद्र चोल था, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कि निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए, यानी कि यहाँ पर जो कि व्यक्ति और घटना दिए गए हैं, तो इसमें से आपको सही बताना कि इसमें से कौन सा जो कि यहाँ पर सही दिया गया है। तो चलिए हम नीचे पहले आपको ऑप्शन भी दिखाते हैं ताकि आपको यहाँ पर आसानी से आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे जो कि ऑप्शन भी दिया गया है और यहाँ पर कौन जो कि यहाँ पर सही दिया गया है उसको आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला यहाँ पर जो कि सुल्तान मोहम्मद है जो कि यहाँ पर सोमनाथ की लूटपाट की थी, तो ये बिल्कुल यहाँ पर ये सही घटना दिया गया है। आगे देखते हैं मोहम्मद गौरी जो कि यहाँ पर सिंध विजय गलत है। उसके बाद यहाँ पर दिया कि अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, ये भी यहाँ पर गलत है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो कि यहाँ पर चंगेज खां की लड़ाई, तो ये भी यहाँ पर गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ऑप्शन जो कि यहाँ पर यानी कि पहला सही है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, कई बार आपसे पूछ लिया है कि यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद ने सोमनाथ मंदिर की लूटपाट कब की थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो याद रखिएगा कि ये 1025 से 1026 ईस्वी तक इसी समय में ये लूटपाट किया था, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो अभी आपको हमने जस्ट बताया कि किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा ये महमूद गजनी था जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और ये ईस्वी कौन था, तो वो 1025 से 26, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। तो याद रखिए वो किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है, तो जो कि उत्तर मेरूर में उल्लेख मिलता है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर वो जो कि महेंद्र वर्मन प्रथम था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था। तो याद रखिएगा सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेनापति का नाम क्या था, तो वो नाम था, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम नाम था, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर जो कि सारे वर्ष दिए गए हैं और फिर यहाँ पर उसका सही आपसे आपको मिलान करना है और नीचे यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो 16 के लिए आपको सही उत्तर चुनना है, कौन सा यहाँ पर सही। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पहला यहाँ पर दिया गया चालुक्य। चालुक्य का संबंध किससे था, तो याद रखिएगा चालुक्य वंश का जो संबंध था वो यहाँ पर तो यहाँ पर चालुक्य का संबंध जो कि वातापी से था। और फिर यहाँ पर इसी तरीके से अगर हम बात करें होयसल की, तो याद रखिएगा कि होयसल का संबंध जो था वो यहाँ पर द्वार समुद्र से था। और फिर यहाँ पर राष्ट्रकूट का संबंध किससे था, तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट का संबंध जो था वो यहाँ पर मालखेर से था। और काकतीय वंश का तो याद रखिएगा वारंगल से था। तो इस तरीके से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो याद रखिए वो कौन सा जो शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, तो वो यहाँ पर एहोल शिलालेख है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कि अरबियों ने सुल्तान को क्या नाम दिया था। तो याद रखिएगा अरबियों के द्वारा सुल्तान को क्या नाम दिया गया था, तो वो नाम दिया गया था स्वर्ण नगरी, याद रखिएगा स्वर्ण नगरी नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष के द्वारा लिखी गई थी। तो याद रखिएगा कौन सी पुस्तक थी, तो वो पुस्तक याद रखिएगा वो यहाँ पर कविराज मार्ग था, याद रखिए कविराज मार्ग जो कि लिखा गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा कि वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था और कांचीपुर में स्थित है, याद रखिएगा। तो ये बनवाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा, याद रखिएगा। सॉरी यहाँ पर याद रखिएगा ये नंदीवर्मन द्वितीय था, याद रखिए नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा ये बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि भारत का सबसे पहला
आक्रमण करने वाला कौन था? तो याद रखिए भारत पर सबसे पहला आक्रमण करने वाला कौन था? तो वो था आर्य, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो याद रखिएगा प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो वो था भोज, यानी राजा भोज, मिहिर भोज जो कि प्रतिहार वंश का सबसे महानतम राजा था, याद रखिएगा। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो याद रखिएगा कि ये 836 से लेके और 885 तक ये इसका कार्यकाल रहा था, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे कार्यकाल के बारे में भी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि निम्न में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोंडा का खिताब प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए यहाँ पर जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? याद रखिएगा कि वो यहाँ पर एलोरा था। ऑप्शन नंबर 2 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो याद रखिएगा भारत के किस क्षेत्र में कामरूप जो कि एक प्राचीन नाम है? तो असम में। असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी जो कि दिसपुर है, याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कि अजंता एलोरा गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है? तो याद रखिएगा अजंता की गुफाएं कौन से शहर के पास स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया था तो स्टार्टिंग में ही कि ये औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। औरंगाबाद कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। ऐसा बात बिहार में भी औरंगाबाद है, बिहार में यहाँ पर ये अजंता की मंदिर की बात कर रहा है, गुफा की, एलोरा गुफाएं, तो ये महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, बिहार में नहीं है। औरंगाबाद एक महाराष्ट्र में भी है और एक बिहार में भी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो कि प्राचीन भारत का जो इतिहास चल रहा है इसमें यहाँ पर इसका लास्ट होगा, इसके बाद हम आधुनिक इतिहास पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देखिएगा कि दिलवारा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान राज्य में। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कि कांचीपुरम में कैलाश मंदिर शिव मंदिर जो कि जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियाँ बनाई गई है, ये किसने बनवाया था? तो याद रखिए किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कि पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो याद रखिएगा पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो इन्होंने अब जो अपनी राजधानी कांचीपुरम को बनाया था, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कि सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो याद रखिए सुल्तान महमूद जो था वो कहाँ का शासक था? तो वो गजनी का शासक था, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देखिएगा कि ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा था? तो याद रखिएगा ये किस राजवंश से जुड़ा था? तो ये जुड़ा था चालुक्य राजवंश से। ऑप्शन नंबर 2 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये अभी जो कि यहाँ पर ऐहोल शिला अभिलेख चालुक्य राजवंश से संबंधित है, इतना तो आपको पता है। यह अभिलेख जो कि किसने लिखा था? याद रखिएगा यह अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में 610 से लेकर 642 ईस्वी तक जो कि राजस्थान किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर कि निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? तो चंदेल राजा जो कि किससे संबंधित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये किससे संबंधित है? देखिए कौन से वंश अगर आपसे पूछता तब यहाँ पर एक इसमें कोई आंसर यहाँ पर हो जाता खजुराहो, बट यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न को जो कि SSC के द्वारा गलत माना गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हम भी इसको यहाँ पर सही आंसर कुछ यहाँ पर आंसर नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देखिएगा कि निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो याद रखिएगा प्रमाण की उपाधि जो कि किसने ली थी? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 के दोस्तों यहाँ पर जो कि आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो 32 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर ये चंदेल राजा किससे संबंधित है? ये खजुराहो यानी कि राजवंश के बारे में पूछ रहा है, याद रखिए ये खजुराहो वंश से संबंधित। ऑप्शन नंबर 1 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ये यहाँ पर जो कि SSC के द्वारा गलत क्वेश्चन माना गया था और इसका आंसर यहाँ पर नहीं बताया गया था। SSC के द्वारा बोला गया था कि इस प्रश्न को अनलीगल मानते हुए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध जो कि अग्निकुल से नहीं है? तो याद रखिए किस राजवंश
का जो कि संबंध अग्निकुल से नहीं है, तो वो कौन सा राजवंश है, तो वो यहाँ पर चंदेल राजवंश है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर कि चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था। तो याद रखिएगा चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो वो शासक था राजराजा चोल, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर, ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस के जितने भी प्रश्न हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर देखिएगा कि चोल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था। तो याद रखिए जैसे ये वंश समाप्त हुआ था तो यहाँ पर सेन वंश की स्थापना हो गई थी, याद रखिएगा। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर कि बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावर में है, कि तंजावर किस राज्य में है। तो याद रखिएगा तंजावर किस राज्य में है, तो वो यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर कि चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था। तो याद रखिएगा वो झेलना पड़ा था कृष्ण तृतीय का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो कि इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कृष्ण तृतीय का जो कि शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो याद रखिए इसका शासनकाल जो रहा था वो 939 से लेके और 967 तक इसका शासनकाल रहा था, याद रखिएगा। 939 से लेके यहाँ पर 9 है, 939 से लेकर 967 तक इसका जो कि शासनकाल रहा था। और राष्ट्रकूट वंश के जो कि सबसे प्रतापी राजाओं में से एक था वो कृष्ण तृतीय, याद रखिएगा, जिसने चोल साम्राज्य पर कई बार सफल आक्रमण किया था। और वर्ष 944 में जो कि वो यहाँ पर गाइस 944 में जो कि यहाँ पर उसने सिंगलम के अभिलेख के अनुसार उसने चोल शासक को पराजित कर और कांचीपुरम के तंजावर में अपने अधिकार कर लिया था, याद रखिएगा। कृष्ण तृतीय ने जो उत्तरी अर्कोट जिले में स्थित तक्कोलम के युद्ध में चोल निर्यातक को पराजित किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर कि बादामी चालुक्यों के बादामी जाने के पहले उसकी राजधानी कहाँ थी। तो याद रखिए उसकी राजधानी कहाँ थी, तो वो ऐहोल उनकी राजधानी थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, याद रखिएगा, तो यहाँ पर पुलकेशिन प्रथम जो कि चालुक्य वंश का संस्थापक था। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो याद रखिएगा इसका शासनकाल जो कि हम पहले ही बताए थे 540 से लेके और 567 ईस्वी तक, याद रखिएगा। 540 से लेके 567 ईस्वी तक जो कि इसका शासनकाल रहा था, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर कि मिहिर भोज शासक थे, तो वो कौन से वंश के शासक थे। तो याद रखिएगा मिहिर भोज जो शासक थे वो शासक थे प्रतिहार वंश के। ऑप्शन नंबर 3 जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनका शासनकाल कब तक रहा था, तो याद रखिएगा ये जो कि 836 से लेके और 885 तक शासन किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा के द्वारा किया गया था, तो वो कौन से राजा थे। तो याद रखिए वो कौन से राजा थे, तो वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा क्योंकि पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस किए थे। तो याद रखिए ये मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो का मंदिर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर कि भारत में उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर किस वंश का शासक था। तो याद रखिए किस वंश का शासक था, तो वो उस टाइम पर यहाँ पर माणिक्य वंश का शासक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसने जो कि यहाँ पर गंगे कोंड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा, राजेंद्र चोल प्रथम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर कि किस शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिकम राजधानी स्थापित की थी, यानी कि धार्मिक राजधानी को जो स्थापित किया था तो वो कौन से शासक थे जो कि यहाँ पर खजुराहो में स्थापित किए थे। तो याद रखिए वो शासक कौन थे, तो वो चंदेल शासक थे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर जो कि एलोरा गुफा जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, याद रखिएगा। अभी आपको हमने बताया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है। तो याद रखिए ये कौन सा मंदिर जो कि राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है, तो यह है
कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर जो कि यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्मित किया गया था, यानी कि इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर कि मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। तो याद रखिएगा लिंगराज मंदिर जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो स्थित है वो भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा राज्य में है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर, इसका ऑप्शन काफ़ी बड़ा है, चलिए थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिखाई दे। तो क्वेश्चन नंबर 50 को थोड़ा सा हम यहाँ पर छोटा किए हैं ताकि आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई दे, तो इसके लिए बिल्कुल भी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में आपको यहाँ पर कि शाही, और अगर आपको दिक्कत है तो मैं यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा। शाही चोलों के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सालाभोग शब्द का क्या अर्थ होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि को जो कि यहाँ पर कहा जाता था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में भी ये क्वेश्चन एक बार जो कि रिपीट हो चुका है, तो हो सकता है यहाँ पर 2023 में भी एक बार प्रश्न आ जाए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए याद रखिएगा किसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये विंध्य शक्ति वंश का संस्थापक, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 52 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलथुनाडु, वल्लुनाड और थेक्कुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के जो कि अल्पकालिक राज्य थे। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये केरल के थे, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर कि महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो याद रखिएगा कि महाबलीपुरम में जो कि पंचरथों का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था, तो वो करवाया गया था पल्लव राजवंश के द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर कि महाबलीपुरम में जो कि पंचरथों में से 4 रथ जो कि यहाँ पर धर्मराज है, ये थोड़ा यहाँ पर अलग हो गया है। धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल महादेव रथ है। तो 5वें रथ का क्या नाम है। तो याद रखिए 5वें रथ का क्या नाम है। तो दोस्तों 5वें रथ का जो नाम था वो यहाँ पर द्रौपदी रथ था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न आपको हो सकता है कई बार आपको किसी भी एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिला हो, बट ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये SSC CGL Tier 1 के एग्जाम में 2020 में पूछा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए और इसी ऑप्शन से आपको सही चुनना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो कि यहाँ पर 55 के लिए सही दिया गया है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है, चलिए हम सारे ऑप्शन को ही देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा हम ऊपर कर देते ताकि आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो कि ब्रह्मदेव जो कि मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो उसके बाद यहाँ पर साला भोग जो कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, गलत है। उसके बाद यहाँ पर पल्ली चंदम जो कि जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। तो चोल साम्राज्य का कौन सा एक उदाहरण है मंदिर, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऐरावतेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर कि किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो याद रखिएगा कि वो करवाया था ययाति केसरी के द्वारा। इसका एक जो कि हिस्टोरी में आप पढ़े होंगे इसका, और अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दंती दुर्ग जो कि एक किस शासक था जिसने मान्यखेत में अपनी राजधानी की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा दंती दुर्ग जो कि एक क्या था, तो दंती दुर्ग एक राष्ट्रकूट शासक था, याद रखिएगा। दंती दुर्ग क्या था, एक राष्ट्रकूट शासक था जिसने मान्यखेत में अपनी राजधानी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम जो कि टाइप 5 के तमाम प्रश्नों को देख चुके हैं और अब हम जो कि टाइप 6 के देखेंगे, यानी कि टाइप
तो टाइप 6 का यहाँ से आपको शुरू होता है। अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है और आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आप यहाँ पर इस तरह से वीडियो को देख रहे हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ साथ कम से कम अपने 5 दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेट बन सके इससे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर जो कि टाइप 6 का यह पहला प्रश्न है और इस टाइप में भी जो भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को करवा कर फिर हम आगे जो कि यहाँ पर मध्यकालीन भारत में चलेंगे और मध्यकालीन इतिहास से जो भी प्रश्न इंपोर्टेंट बनते हैं एसएससी के एग्जाम के लिए तो उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके सामने यहाँ पर पहले दिखाई दे रहा है कि ये गुफाएँ मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। तो वो कौन सा गुफा है? तो याद रखिएगा वो कौन सा गुफा है, तो वो है एलिफेंटा की गुफाएँ। ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा कि वो जो कि बिहार राज्य में स्थित है। याद रखिएगा। कौन कौन से बिहार के हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं भी बिहार का हूँ दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए, यानी कि क्रम के अनुसार लिखिए कि कौन से पहले थे, फिर यहाँ पर दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, इस तरीके से यहाँ पर आपको उनका लिखना है। तो सबसे पहला कौन से यहाँ पर आ जाएंगे? तो सबसे पहले जो कि यहाँ पर हर्यक वंश आ जाएगा। हर्यक वंश का शासनकाल क्या था? तो याद रखिएगा 544 ईस्वी से यहाँ पर उस टाइम पर ईसा पूर्व से लेकर 412। याद रखिएगा 544 से लेकर और 412 तक ईसा पूर्व में दोस्तों याद रखिए 412 है ये। चलिए उसके बाद कौन सा आ जाएगा? तो उसके बाद यहाँ पर जो कि शिशुनाग वंश आ जाएगा। शिशुनाग वंश क्या था? चलिए यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो याद रखिए शिशुनाग वंश का शासनकाल कब था? आप चाहे तो कॉपी पेन पर लिख सकते हैं। 412 से लेकर 344 तक इसका था। याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन सा वंश आ जाता है? तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके साथ यहाँ पर जो कि नंद वंश। नंद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 344 से लेकर 324 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद होता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का कब से कब तक रहा? तो याद रखिएगा कि 323 से लेकर 184 तक, काफ़ी लंबा समय रहा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर। ये सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में जो कि हाल में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया है और हटाया गया है? तो याद रखिएगा ये कौन से देश में हटाया गया है? तो वो हटाया गया है अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर 3 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? यानी कि 4 यहाँ पर चिकित्सक दिए गए हैं और एक यहाँ पर चिकित्सक जो कि नहीं है। तो यहाँ पर 4 वाक जो कि एक शिक्षक नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक चिकित्सक नहीं है, बाकी यहाँ पर सुश्रु और चरक और धनवंतरी ये सारे वैसे भी आपको यहाँ पर जो कि राजवैद्य हुआ करते थे। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर सारे प्रश्न इंपोर्टेंट के प्राचीन युग है। तो प्राचीन युग क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा प्राचीन युग जो कि यहाँ पर एक बौद्ध युग है। बौद्ध युग को प्राचीन युग कहा गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है? तो याद रखिएगा ऐतिहासिक एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किसके समीप स्थित है? तो वो औरंगाबाद के समीप अभी अभी आपको बताए थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान की, यानी कि कौन कौन से चिकित्सक थे? तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ पर देखिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर चरक, सुश्रुत और पतंजलि थे। ऑप्शन नंबर 3 याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर दिया गया उसको आपको मिलान करना है। चलिए सारे को मिलान करते थोड़ा यहाँ पर छोटे करते हैं ताकि आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई दे। यहाँ पर एक तरफ जो कि बुक का नाम यहाँ पर दिया गया और दूसरी तरफ यहाँ पर उनके राइटर के नाम दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कविराज किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा कविराज जो लिखा गया था वो यहाँ पर अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद यहाँ पर आदि पुराण किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा कि आदि पुराण जो लिखा गया वो जिन सेना के द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर गणित सार समुद्रगिरी जो लिखा गया था ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था महावीराचार्य के द्वारा लिखा गया था। और एक यहाँ पर बच गया
अमोद धावित्री, तो यहाँ पर अमोद वर्ष के दौरान लिखा गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ यहाँ पर वंश दिए गए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर संस्थापक दिए गए हैं। चलिए सारे को मिलाता हूँ और फिर आपको कौन सा ऑप्शन होगा तो वो भी बता दूंगा। पहले यहाँ पर जो कि पल्लव वंश दिए गए हैं, तो पल्लव वंश जो कि संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा पल्लव वंश के संस्थापक जो थे वो यहाँ पर शंख विष्णु थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये पुलकेशिन द्वितीय थे। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि 4 में, तो पुलकेशिन द्वितीय। फिर यहाँ पर राष्ट्रकूट का कौन है, तो यहाँ पर राष्ट्रकूट का आप दंती दुर्ग लगा दीजिए। और फिर यहाँ पर होयसल अब एक ही बच ही गया है, तो यहाँ पर विष्णुवर्धन। तो इस तरीके से कौन से ऑप्शन में दिया गया है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखने में थोड़ा यहाँ पर सही होता है, और अगर ऑप्शन भी देखेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके ही यहाँ पर मिलान कर दिया हूँ। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 जो कि इसका करेक्ट आंसर है, चलिए दो में देख लेते हैं। तो इस तरीके यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कि श्री पेरुम्बदूर किसका जन्म स्थल है, तो याद रखिए श्री पेरुम्बदूर जो कि किसका जन्म स्थल है, तो ये है जन्म स्थल श्री रामानुजाचार्य का। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है, तो याद रखिए निम्नलिखित में से कहाँ जो कि स्तूप नहीं है, तो याद रखिएगा स्तूप जो कि यहाँ पर रांची में नहीं है। रांची कहाँ पे है, तो ये राजस्थान की राजधानी है, याद रखिएगा। सॉरी यहाँ पर झारखंड की राजधानी है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की। चीनी यात्री जो भी आए थे, जैसे फाहियान भी आए थे, तो वो भारत की यात्रा क्यों किए थे, तो याद रखिए चीनी यात्री जो कि भारत की यात्रा क्यों किए थे, तो उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए वो भारत की यात्रा किए थे, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। कि प्राचीन भारत में प्राचीनतम जो कि बौद्ध विश्वविद्यालय कौन था, तो एक ही था, याद रखिएगा, वो नालंदा विश्वविद्यालय था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सॉरी यहाँ पर प्राचीन विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, यहाँ पर तक्षशिला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। नालंदा यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि वराह मिहिर का देखिए पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा वो जो कि यहाँ का खगोल विज्ञान से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे, तो यह इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये आर रामाशास्त्री हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर ये भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अशोक से, याद रखिएगा। अशोक स्तंभ को ही जो कि यहाँ पर प्रतीक के रूप में लगाया गया था, अपनाया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, जहाँ तक कि बीपीएससी यूपीएससी तक के एग्जाम में भी ये प्रश्न जो कि मिल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पुस्तक को बहुत ज़्यादा भाषा में ट्रांसलेट करके बहुत ज़्यादा प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा। तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था, ये विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में किस देश में स्थित है, तो याद रखिए तक्षशिला जो कि किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा कि तक्षशिला जो कि है वो पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो कि हुआ था लगभग 800 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 800 ईसा पूर्व में जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में के तक्षशिला शहर में स्थित था, और यह शिक्षा का एक महान केंद्र था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कि नगर झोंकीकोट कहलाता था, तो वो क्या कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर 4 रखे कालीकट को जो कि यहाँ पर कालीकट को जो कि यहाँ पर कोझिकोड कहलाता था, याद नगर कोझिकोड कहलाता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल खाता है, तो यहाँ पर हर्षवर्धन दिए गए हैं जो कि वेनसोंग बिल्कुल यहाँ पर पहला जो कि यहाँ पर गलत दिया गया है। फिर यहाँ पर दिया गया है आगे यहाँ पर अकबर जो कि यहाँ पर टोटल नंबर बिल्कुल गलत है। उसके बाद यहाँ पर एक चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त बिल्कुल यहाँ पर सही, यहाँ पर
सॉरी यहाँ पर सही नहीं है, ये यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो कि यहाँ पर सही है। बाकी यहाँ पर विक्रमादित्य को यहाँ पर 76, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत है और गलत ही हमसे पूछ रहा था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था। तो याद रखिए ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और एक तरह से जो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के यहाँ पर मिलान करना है। चलिए पहले मिलान देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए यहाँ पर जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप यहाँ पर मिला लीजिएगा। चलिए यहाँ पर एक बार मिला देते हैं। जैसे पहला का यहाँ पर बी है, तो यहाँ का बृहदेश्वर मंदिर किस है, तो कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। फिर यहाँ पर ये दिलवारा का मंदिर कहाँ है, ये राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये लिंगराज मंदिर ये कहाँ पे है, तो ये यहाँ पर उड़ीसा में हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बच गया हम्पी की स्मारक के समूह, तो यहाँ पर कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरीके से यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पर गलत युग्म आपको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए यहाँ पर चलिए चुनते हैं। पहला यहाँ पर हेंस ऑफ चीनी यात्री था, बिल्कुल सही है। इबन बतूता मोरक्को यात्री था, बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज यूनान का था, ये भी यहाँ पर सही है। फाहियान जो कि मलेशिया का, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, याद रखिएगा। फाहियान कहाँ का था, तो ये एक चीनी यात्री था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो आप सभी को पता होगा पतंजलि थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कि नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है। तो याद रखिए इसका उल्लेखित किस उपनिषद में है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कठोर उपनिषद में स्थित है, वर्णित है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देखिएगा कि कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम, मिट्टी को छोटी गाड़ी, किसने लिखा था। तो याद रखिए मृच्छकटिकम का रचना किसने किया था, तो ये किया गया है शूद्रक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मुंबई वेलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कि किस राज्य में क्योंकि फोगंड बौद्ध मठ स्थित है। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सिक्किम में। इसका निर्माण कब हुआ था, याद रखिएगा कि 1740 ईस्वी में जो कि इसका निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कि उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में क्योंकि प्राग्ञ ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 असम हो जाएगा। ये थे इस वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि यहाँ पर इस तरीके से टाइप 5 और टाइप 6 के हम तमाम वीडियो क्वेश्चन को देख चुके हैं और आप भी देख लिए हैं। आई होप कि आप अच्छे तरह से याद कर लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर सारा PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पर सारा आंसर भी दिया गया है।